हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि प्लेन्स के बारे में है, या फिर आप कह सकते हो 3D ज्योमेट्री के बारे में है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक PYQ है और इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा सोचना होगा तब जाके सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हमारा है जेई एडवांस्ड 2022 का। ठीक है। जेई एडवांस 2022 का अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो जस्ट फॉर द नॉलेज, जेई एडवांस 2022 का जो मैथ्स सेक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, मतलब किसी भी जेई एडवांस के पेपर से अगर कंपेयर करा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टफर साइड में मैथ्स आया था इस पेपर में। तो अगर तुम देखते हो इस क्वेश्चन को, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कहूँगा, बट एक, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है, तो इस स्पेसिफिक पेपर में, ठीक है, ये पेपर वन का सवाल है मेरे हिसाब से, तो पेपर वन में ये लीस्ट करेक्ट करे जाने वाला सवाल है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन मार्क करना रह ही गया है ज्यादातर बच्चों का। ठीक है, पूरे सारे करेक्ट ऑप्शंस किसी ने भी मार्क नहीं करे, मतलब बहुत कम बच्चे ही हैं जिन्होंने सही से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलो फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। और मैं बिल्कुल ही स्टैंडर्ड अप्रोच रखूंगा इसको समझाते हुए, क्योंकि मुझे पता है 3D ज्योमेट्री में अगर तुम बिल्कुल ही हल्की हल्की ट्विकिंग्स कर दो तो कंफ्यूजन्स क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है, वो है ही चैप्टर ऐसा, क्योंकि विजुअलाइजेशन अच्छा चाहिए। तो अब इस सवाल में क्या करना है, देखो हमें ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम सिंपल तरीके से चलना है इस क्वेश्चन में। ज्यादा दिमाग, ज्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसे? देखो, दो प्लेन गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सवाल को। तो सवाल क्या कह रहा है कि भाई दो प्लेन्स हैं हमारे पास, ठीक है, P1 और P2। ठीक है, हमें यहाँ पे P1 और P2 की इक्वेशन गिवन है। फिर हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस कैन बी एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन whose two faces lie on P1 and P2। ठीक है, P1 और P2 पे फेस लाई करे उस टेट्राहेड्रन का, तो कौन सी उसकी एजेस हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है। और एकदम स्टैंडर्ड नहीं कहूंगा, ये सवाल आउट ऑफ द बॉक्स आया पेपर में, और देख लो काफी बच्चों का ये पूरा सही नहीं हुआ। देखो सवाल क्या कह रहा है, उसने दो प्लेन दे दिए। ठीक है, अब दो प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों प्लेन्स पैरेलल नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, दोनों प्लेन्स पैरेलल नहीं है। 10, 15, 12 यहाँ पे कोफिशिएंट्स है एक्स वाई जेड के, और यहाँ पे -2, 5 और 4 है। तो ये मल्टीपल्स में नहीं आए, है ना, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, इनका नॉर्मल वेक्टर अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों प्लेन्स पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये दो साइड्स, दो फेसेस हमारे बन जाएंगे टेट्राहेड्रन के। टेट्राहेड्रन की शेप कैसी होती है? लेट से मैं अगर टेट्राहेड्रन एक इमेजिन कराने की कोशिश करूं, तो लेट से ये एक प्लेन हो गया, ये हमारे पास दूसरा प्लेन हो गया, ये पॉइंट ना आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। ठीक है, बाहर आ रहा है प्लेन के, और इसके पीछे हमारे पास एक लाइन होगी जो कि बैकग्राउंड में है। ठीक है, इसको मेरे को डॉटेड बनाना चाहिए था, तो कुछ ऐसा है कि दिस इज आर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये पीछे एक लाइन जा रही है इसको और इसको कनेक्ट करते हुए, तो ऐसा कुछ टेट्राहेड्रन होता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे ये दोनों प्लेन्स रिजेंबल करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट से ये हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है, कुछ भी लगा लो, अभी फिलहाल टेट्राहेड्रन की प्रॉपर्टीज से कुछ इतना मतलब नहीं है, फिलहाल हमें बस एक रफ आइडिया चाहिए कि कैसे चीजें हो रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक बैकग्राउंड में एक साइड है जो कि हमें दिखेगी नहीं, तो मैंने उसको डॉटेड बना दिया, जो कि कुछ ऐसी जा रही है। ठीक है, अब थोड़ी सी नंबरिंग कर देते हैं या नेमिंग कर देते हैं, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो। ठीक है, तो बी डी जो लाइन है वो प्लेन के पीछे है। ठीक है, हमें नहीं दिखेगी ऐसे, मैंने डॉटेड बना दिया। चलो, इमेजिनेशन तो हो गई होगी। अब मुझे ये बताओ कि सवाल क्या कह रहा था, दो फेसेस हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ए बी सी जो है हमारा प्लेन क्या हो गया, P1। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ए बी सी हमारा प्लेन P1 बन चुका है, एंड सिमिलरली ए डी सी हमारा प्लेन P2 बन चुका है। ठीक है, लेट से हमने मान लिया दो फेसेस
हमने मान लिए। अब क्योंकि आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी कि ए बी सी अगर प्लेन P1 है, ए डी सी भी हमारा प्लेन P2 है, तो यहाँ पे ए सी वाली लाइन जो है, ए सी वाली जो लाइन है वो हमारी इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू प्लेन्स P1 और P2 की निकल जाती है। ठीक है, P1 और P2 की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, दो प्लेन्स, अगर आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन हो रहा है, दो प्लेन्स जो कि पैरेलल नहीं है, वो हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं और उनके इंटरसेक्ट करने की एक कॉमन लाइन बनती है। ठीक है, जैसे आप डायमेंशंस में अगर सोच पा रहे हो, तो अगर हमारे पास दो लाइन होती है, तो वो अगर दो लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? पॉइंट, एक डायमेंशन कम हो जाता है। सिमिलरली प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो लाइन मिलती है। ठीक है, लाइन मिलती है। तो ऐसे ही हमें एसी वाली लाइन मिल जाएगी। अब देखो एसी वाली लाइन को कैसे निकालते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, और ये पढ़ाया जाता है, बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। क्या कि दो प्लेन्स जब भी हमें गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है P1 और P2 की इक्वेशंस, उससे हम एसी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो एसी की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए एंड एक डायरेक्शन चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका देखो कि लेट से यहाँ पर मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन करवाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेट से ये एक प्लेन है। ठीक है, और ऐसे ही एक और प्लेन है जो कि लेट से ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये दो प्लेन्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन P1 मान लो, ये प्लेन P2 मान लो, और ये AC वाली लाइन है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग एक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है ना। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे AC की डायरेक्शन दे दो। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? देखो, P1 का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इसकी प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो ये लेट से N1 कैप इसका नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है, जो कि 90 डिग्री होगी प्लेन से। सिमिलरली P2 जो है, इसका भी एक नॉर्मल वेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो कि जो कि परपेंडिकुलर होगा उसके प्लेन से। ठीक है, N2 कैप ये परपेंडिकुलर किससे है? P2 से। P2 से परपेंडिकुलर है। अब देखो, AC जो लाइन है, ध्यान से सुनना, AC जो लाइन है, AC जो लाइन है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर किसके है? इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी। कैसे? सोच के देखो भाई, N1 जो है, ठीक है, N1 वेक्टर P1 प्लेन से परपेंडिकुलर है, और AC अगर एक तरीके से देखा जाए तो P1 पे ही लाई करती है वो लाइन, है ना। तो अगर AC की डायरेक्शन देखोगे तो N1 उसके परपेंडिकुलर है। सिमिलरली N2 भी, N2 परपेंडिकुलर किसके है? प्लेन से, P2 प्लेन से। और AC P2 पे भी लाई करती है, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कॉमन है दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ से इन्फरेंस क्या निकलता है? यहाँ से हमारे पास क्या चीज निकली कि भाई AC लाइन जो है, ठीक है, AC की जो डायरेक्शन होगी कैप, ये हमारा परपेंडिकुलर है किससे? N1 कैप से। एंड सिमिलरली AC कैप जो है हमारा परपेंडिकुलर किससे? N2 कैप से। ये इंफॉर्मेशन निकलते ही मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई AC जो है उसकी डायरेक्शन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मैं अगर N1 कैप क्रॉस N2 कैप कर दूं, ठीक है, मतलब AC की जो डायरेक्शन है वो अगर मुझे ढूंढनी है, तो मैं दोनों नॉर्मल वेक्टर्स का क्या ले लूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि दोनों का 90 कितना आ जाएगा? AC की डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि तुम्हें ये कैसे पता कि इस डायरेक्शन में ही आएगा या इधर नहीं आ जाएगा, है ना, 180 ऑपोजिट नहीं आ जाएगा। उसका कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं AC लाइन की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिखता हूँ कि पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। तो ये लैम्डा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 180 वाला है ना, नेगेटिव साइन, दोनों संभाल लेगा वो पैरामीटर। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैं N1 कैप लूँ, N1 वेक्टर ले लूँ सीधा ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
मुझे बस किस चीज से मतलब है कि भाई मुझे डायरेक्शन चाहिए, उसमें ना मेरे को 98 180 डिग्री ऑपोजिट देखना है, ना ही मुझे मैग्नीट्यूड देखना है, मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, चलो फिर लैम्डा पैरामीटर अपने आप ही संभाल लेगा। तो यहाँ पर मैं अगर रफली लिखूं तो n1 जो है उसको मैं, ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ? एन वन कैप नहीं है प्रॉपर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं है। एन वन वेक्टर ले लो। तो एन वन वेक्टर मेरे पास क्या आएगा? एक्स का कोफिशियंट, वाई का कोफिशियंट और जेड का कोफिशियंट। ठीक है, पी वन में। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली उठा के रख दिए। हो सकता है कि एन वन ऐसे ही टाइप का हो, जैसे भी हो, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, सीधा उठाओ रख दिया। एन टू वेक्टर, एन टू वेक्टर को देखा क्या आएगा? -2, 5 एंड 4। ठीक है, सीधा कोफिशिएंट उठा के रख दिए। ठीक है, क्लियर है? ये आई कैप जे कैप के कैप तो आप समझ ही गए होगे। 10 आई कैप, 15 जे कैप, 12 के कैप, -2 आई कैप, 5 जे कैप एंड 4 के कैप। अब इनका हमें क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। चलो फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि भाई एन वन वैक्टर क्रॉस एन टू वैक्टर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वैल्यूज रख देनी है जो मैंने यहाँ पर ऊपर निकाली थी। तो यहाँ पे 10 है, 15 है और 12 है। यहाँ पे -2, 5 एंड 4 है मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है। आई कैप ऐसे ही रख देंगे, माइनस जे कैप ऐसे ही रख देंगे, प्लस के कैप ऐसे ही रख देंगे। अब अंदर वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा आई कैप है। ठीक है, आई कैप है तो कैसे होगा कि भाई 15 × 4 60, माइनस किसका करेंगे? 5 × 12 जो कि 60 ही आ जाता है। तो 60 -60 कितना बन गया? 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 0। सिमिलरली अगला देखते हैं। जे कैप वाले का निकालना चाहते हैं तो ये रो और कॉलम छोड़ेंगे। तो 10 × 4 40, माइनस में आपका क्या आ जाएगा? 12 × -2 जो कि -24, माइनस साइन के साथ मिलकर कितना बन जाएगा? प्लस का 24। तो ये 64 निकल के आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली के कैप को देख लेते हैं, के कैप क्या निकल के आता है। तो के कैप आएगा कि भाई रो और कॉलम छोड़ दिए, 50 है ना, सॉरी 50 -30। ठीक है, -30 तो प्लस हो जाएगा, 80 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ए सी कैप ढूंढना था, तो मैं बेसिकली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर आप सिंपली ना फैक्टर ढूंढ सकते हो, जैसे कि हाईएस्ट फैक्टर जो यहाँ से हट रहा है ना। तो आप देख सकते हो 16 हट रहा है। ठीक है, वो हटा सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे ये 4 बच जाएगा और ये कितना बच जाएगा? 5, है ना। तो मेरे पास जो ए सी कैप है, ए सी कैप मेरे पास क्या आ गया? -4 जे कैप +5 के कैप। ठीक है, क्लियर है? मैंने फैक्टर कैसे ढूंढा कि भाई एक वैल्यू 0 हो रखी थी आई कैप की। ठीक है, आई कैप की वैल्यू 0 रखी थी, जो कॉमन फैक्टर दोनों के कैप और आई कैप से, जे कैप और के कैप से निकल रहा था, 16 निकल रहा था बाहर। तो वो लैम्डा में जुड़ जाएगा, मैं उसको फालतू में क्यों रखूं यहाँ पर, है ना। तो मिनिमम ये हो गया। ये अभी भी एसी कैप नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी भी 1 नहीं है, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की क्योंकि लैम्डा संभाल लेगा ना। चलो फिर, तो मतलब अब एसी लाइन को मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो वो कैसे आएगी कि भाई एक पॉइंट है, लैम्डा टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 जे कैप +5 के कैप। ठीक है, बढ़िया। ये पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ये जो पॉइंट है हम कैसे ढूंढेंगे? देखो, बहुत सिंपल सा तरीका होता है पॉइंट ढूंढने का कि भाई आपको दो प्लेन्स थे। ठीक है, लेट से दो प्लेन थे, ये रहे दो प्लेन। पॉइंट ढूंढना है एसी पे, है ना, एसी पे। तो तुम्हें P1 और P2 की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन लेकिन समझने वाली बात यह है कि दो इक्वेशन मिली ना, और तीन वेरिएबल है। एक्स वाई जेड में इक्वेशन है P2 की, एक्स वाई जेड में इक्वेशन है P1 की। तो दो इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है।
तो हम क्या कहेंगे भाई, z को जीरो डाल दो। अगर z को जीरो डालते हैं तो तुम सोच सकते हो कि नहीं यार, z को जीरो डाला, हो सकता है वो ना निकले पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब P2 और P1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, AC एक लाइन निकल के आने वाली है, कभी भी वो एक पॉइंट नहीं निकलेगा, है ना। तो एक पॉइंट AC पे निकालने के लिए आपको एक वेरिएबल फिक्स करना पड़ेगा, सिम समझे। P1 और P2 कभी भी एक पॉइंट नहीं देने वाले, वो एक लाइन देंगे। अगर वो लाइन देंगे तो आप एक पॉइंट कैसे ढूंढोगे उस लाइन पे, आपको कुछ फिक्स करना पड़ेगा ना, कोई वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी, तब जाके तो पॉइंट निकलेगा। तो ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि भाई z को जीरो डाल दो, एक डायमेंशन कम हो गया, है ना। एक्स वाई जेड की जगह अब सिर्फ एक्स वाई में हो गई वेरिएबल्स, तो बस हो जाएगा सॉल्व। तो हमने क्या बोला, अगर पी पॉइंट ढूंढना है तो z को जीरो डाल दो भाई, ठीक है। तो हमारे पास P1 की इक्वेशन क्या आ गई मॉडिफाई होके, P1 की इक्वेशन देखते हैं। तो 10x प्लस 15y, ठीक है, 10x प्लस 15y, z तो जीरो हो गया, है ना, और माइनस का 60, ठीक है। तो ये माइनस का 60 इक्वल टू जीरो। सिमिलरली P2 की इक्वेशन देखते हैं, P2 की इक्वेशन क्या आ गई, P2 की इक्वेशन हमारे पास आ गई -2x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 5y, और हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 20, z तो जीरो है, ठीक है, माइनस का 20। अब ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अब ये सॉल्व करने में हो सकता है बड़ा वो दिमाग खज्जल हो कि भाई अरे कितने कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। देखो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो सीधा दिख रहा है कि ये ऊपर वाली चीज जब 3 से मल्टीप्लाई हो गई होगी तो ये इसके बराबर आ गई, है ना। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, कि भाई अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो चीज बन रही है, बड़े ध्यान से देखना, ये जो चीज बन रही है, ये चीज क्या बन गई, 15y-60, और यही चीज यहाँ पर है। तो अगर मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भाई 10 टाइम्स x था, और लेट से मैंने इसको नाम दे दिया कैपिटल Y, ठीक है। तो ये आपके पास कैपिटल Y है इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन है -2x इक्वल प्लस कैपिटल Y बाई 3 इक्वल टू जीरो। आप इसको देखते ही बता सकते हो, देखते ही, कि भाई अरे y अगर मैं जीरो डाल दूं तो x दोनों में अपने आप जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर y को जीरो डाल दिया तो x अपने आप जीरो हो जाएगा। तो यहीं से सोल्यूशन निकल जाता है बड़ा आसानी से, कि भाई x को जीरो रख लो और कैपिटल Y को जीरो डाल दो। कैपिटल Y क्या था, 15y-60 इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू 4 निकल गई। हो गया भाई सॉल्व, ठीक है। तो ये एक अलग तरीका है देखने का, बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आप सीधा भी करते तब भी हो जाता। चलो, तो हमारे पास जो पॉइंट निकल के आया, क्या आया, कि भाई x जीरो है, y 4 है, और z तो जीरो डाला ही हुआ था, है ना। तो हमारे पास ये एक पॉइंट निकल के आया AC पे, ठीक है, बहुत सारे निकल सकते हैं, मैंने एक निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट भी आ गया ना। तो ये पॉइंट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब P की जगह क्या डाल देंगे, 0,4,0, ठीक है, आई कैप जे कैप देख लेंगे। तो AC की लाइन को अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं जैसे हम ओरिजिनली लिखते थे, तो ये आएगा x-0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू y-4 डिवाइडेड बाय -4 है, हाँ -4 है, एंड इक्वल टू z-0 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास AC की इक्वेशन आ गई, है ना, मस्त बात। अब देखो, AC की इक्वेशन हमने निकालनी सीख ली, और ये ही स्टैंडर्ड मेथड है इसको निकालने का। एक और तरीका भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो तरीका भी बता ही देता हूँ, बट मैं उसको करूंगा नहीं अब, क्योंकि एक बार कर दिया तो। देखो तरीका क्या है वो, आप क्या करना ना, आप बोलना भाई मैं ना ये जो इक्वेशन है ना, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा। तुमने क्या बोला, तुमने बोला भाई ऐसा करते हैं, z को ना t डाल देते हैं दोनों इक्वेशन में,
जैसे ही डालोगे यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे टी आ गया। अब ये जो इक्वेशन है एक्स और वाई की हो गई है ना। जेड इक्वल टू टी तुमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, क्लियर है। फिर बात क्या होती है, तुमने एक्स और वाई सॉल्व करने हैं इससे फिर। ठीक है, एक्स निकलेगा टी की टर्म्स में, टी की टर्म्स में। सिमिलरली वाई निकलेगा टी की टर्म्स में। ठीक है, क्लियर है। और वो तुम्हारे पास ओवरऑल क्या बात आई कि ये तुम्हारे पास लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म्स आ गई। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट ही आ गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर इधर से तुम्हें वही फॉर्म में जाना है जो हम यहाँ नीचे बना रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ पे t की टर्म्स में आ गया, y भी t की टर्म्स में आ गया, वैसे ही z इक्वल टू टी है। z इक्वल टू टी को तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे तुम्हें t को आइसोलेट करना है, t को एक तरफ लेकर आओ, बाकी सब y के फॉर्म में। यहाँ पे भी एक तरफ t, बाकी सब x की फॉर्म में। बराबर कर दो, वही आ जाएगा जो नीचे आया है। ठीक है, क्लियर है। वो भी एक तरीका है। तो ऐसे बहुत तरीके एग्जिस्ट करते हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ये वाली है बस। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है। चलो फिर, अब हमने पॉइंट निकाल लिया है, एसी निकाल ली। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं मेथड भी बताना चाहता था क्योंकि ये मेथड काफी कंफ्यूजिंग भी फील होता है ज्यादातर बच्चों को। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रखनी है इसमें। ठीक है, ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अपने आप ही। देखो, एसी लाइन निकल चुकी है। ठीक है, अब एसी लाइन के बराबर तो कोई लाइन है ही नहीं, है ना, तो वह एज हो नहीं सकती। ठीक है, समझ रहे हो, एसी लाइन के बराबर नहीं है, तो एसी को छोड़ के हम बाकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे अब। ठीक है, तो एसी लाइन वाला जो एज है उसको छोड़ के बाकी एजेस पे फोकस करो। कितने एज बच गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक पीछे वाला। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग जो है, सबसे इंटरेस्टिंग एज जो है बी डी है, जो पीछे वाला है, जो पेपर के बिहाइंड है। ठीक है, जो डॉटेड में बनाया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोच के देखो। बीडी जो लाइन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक एसी से कैसे मिलती है, कैसे रिलेटेड है। कि बीडी जो लाइन है वो एसी के पैरेलल नहीं है, सबसे पहली बात तो। और और बीडी लाइन जो है वो एसी लाइन के स्क्यू है। स्क्यू समझते हो, दो लाइंस स्क्यू कब होती हैं, जब वो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, और दोनों लाइंस को मैं चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर दूं, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। या फिर तुम कह सकते हो दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो है ना। और वो दोनों पैरेलल नहीं है, वो स्क्यू होती हैं। ठीक है, तो बीडी लाइन स्क्यू होती है एसी लाइन के, तभी वो टेट्राहेड्रन बन सकता है ना। तो इन्होंने बोला है कि कौन सी एज, सॉरी, विच स्ट्रेट लाइन कैन बी एज ऑफ सम टेट्राहेड्रॉन। कोई भी टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि टेट्राहेड्रॉन बिल्कुल ही परफेक्ट अच्छी शेप का हो, ऐसा कुछ नहीं, टेढ़ा आड़ा तिरछा जैसा मर्जी हो। हमें मेन चाहिए वो टेट्राहेड्रॉन हो और वो एज बन सके, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि वो बीडी लाइन जैसा रिजेम्बलेंस दे। ठीक है, सामने वाली ये जितनी भी चार लाइंस हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेलल कैसे देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये तो ऊपर पॉइंट्स होते हैं ना, और नीचे क्या होता है उनका डायरेक्शन। तो यहाँ पे 0 0 5 है, ये तो कहीं से भी सेम नहीं है इसके। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे -4 है, इसका मतलब डायरेक्शन डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात है। अब देखना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे देखेंगे, सोचो। दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, कैसे देखेंगे, सोच के देखो। बहुत सिंपल है, एक का पॉइंट निकालो, दूसरे में डाल के देख लो, अगर कुछ एक कॉमन वैल्यू आ गई तो इसका मतलब कि हाँ वह इंटरसेक्ट कर रहे थे, वरना नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम ना एसी लाइन को पॉइंट्स में लिख लेते हैं। इसको अगर मैं पॉइंट में बनाता हूँ क्या बनेगा, कि लेट से मैंने इसको टी के बराबर कह दिया, तो एक्स बन गया टी। ठीक है, वाई क्या बन गया, -4t+4। ठीक है, -4t+4। और z क्या बन गया, 5t। बहुत ही बढ़िया। अब ये एसी लाइन पे कोई भी पॉइंट को रिजेंबल करता है। अगर मैं इसको ऑप्शन ए में डालूंगा, ठीक है, ऑप्शन ए में अगर मैंने इसको डाला,
तो मेरे पास क्या आ रहा है, बताओ भाई। ऑप्शन ए को अगर मैंने डाला तो ये आ जाएगा t-1/0। ठीक है, इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा -4t+4 -1/0 इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास 5t-1/5। ठीक है, 5t-1/5, 5t-1/5। तो यहाँ पे लेट्स से मैं अगर इस इन दोनों को उठाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टी क्या निकल के आता है। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर करता हूँ तो कुछ सेंस नहीं बनता। या फिर ऐसा करो, इसको लैम्डा के बराबर मान लो। ठीक है, तो अगर तुम इसको लैम्डा के बराबर करते हो तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, लैम्डा से। तो तुम्हारे पास आएगा t-1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझो समझो बात को। लैम्डा अगर तुम्हारा, लैम्डा अगर रियल वैल्यू है, तो अगर डिनोमिनेटर एग्जैक्ट जीरो है तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा इनडिटरमिनेट होने के लिए, तभी तो आंसर निकल सकता है। टी की वैल्यू यहाँ से वन निकल के आ रही है। सिमिलरली अगर ये लैम्डा के बराबर है तो ये चीज भी जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं टी को वन डालता हूँ तो ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, टी जीरो यहाँ पर नहीं आ रहा है, सॉरी, ये ओवरऑल वैल्यू जीरो नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने टी की एक यूनिक वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे वैलिडेट ही नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकला इन पॉइंट्स का। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्क्यू है, वो स्क्यू है, क्योंकि वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन बढ़िया, एकदम करेक्ट। समझे बात। अब सिमिलरली बी ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है क्लैरिटी ना आए हो, बी ऑप्शन चेक करके देखते हैं, फिर समझ आ जाएगा। तो बी ऑप्शन में मैंने फिर से एक्स वाई और जेड डाल के देखे एसी के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अगर मैं डालूंगा तो t-6 डिवाइडेड बाई -5 निकल के आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या करा, y के बराबर रखा, y क्या था मेरा, -4t+4 डिवाइडेड बाई 2 है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर z क्या था मेरा, 5t डिवाइडेड बाई 3 है, बहुत बढ़िया। ये मैंने बना दिया लैम्डा के बराबर। ठीक है, ये मैंने बना दिया लैम्डा के बराबर। अब मैं थोड़ी आसान कैलकुलेशंस ही उठाऊंगा ऑब्वियसली, तो मैंने लेट से ये उठाया, मुझे पता लगा कि भाई लैम्डा जो है, ठीक है, लैम्डा जो है वो यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि देखो, अगर मैं लेट से लैम्डा और इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि भाई लैम्डा जो है 5t/3 के बराबर है, और ये भी लैम्डा के बराबर हो सकता है ना। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे t इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, t इक्वल टू -5 लैम्डा +6। और यहाँ से t क्या निकल के आ रहा है, t निकल के आ रहा है, ये निकल के आएगा 3 λ/5। ठीक है, क्लियर है, ओके। और मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, सबसे इजी मैं क्या कर सकता था इसमें कैलकुलेशन के लिए। आई थिंक लैम्डा को रहने देते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली दो इक्वेशन कैसे निकल सकती है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को, 2t-12 इक्वल टू 20t-20। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 8 इक्वल टू 18t। ठीक है, और अगर दूसरी इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास t की क्या वैल्यू निकल के आएगी, -12t+12 इक्वल टू 10t। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है 12 इक्वल टू 22t। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो मेरे पास t की वैल्यू आ रही है 6/11। यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 4/9। तो t सेम नहीं आ रहा, t की एक यूनिक वैल्यू नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ,
इंटरसेक्टिंग नहीं है, इंटरसेक्टिंग नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब ये निकल के आया कि भाई बी ऑप्शन सही है। कैसे? क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाया यार। एसी और ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, आप देख सकते हो डायरेक्शन से। तो सिंपल बात क्या निकल के आई, स्क्यू है भाई, स्क्यू है। चलो, ये कैलकुलेशन भी हो गई। आई होप सो थोड़ा सा समझ आया होगा कि कैसे यहाँ पर देखनी थी वैलिडिटी की, ये बन सकती है नहीं बन सकती। अब हम चलते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे भी यही चीज चेक करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ए बी तो यहाँ पर सही निकल गए, ठीक है। और अगर कोई ऑप्शन सही नहीं निकल रहा तो वो ऐसा नहीं है कि वो ऑब्वियसली गलत है, ऐसा नहीं कहना। क्योंकि अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कोई लाइन बी डी बन सकती है कि नहीं बन सकती। हो सकता है वो ए बी बन रही है ना, हो सकता है वो ए डी बन जाए, या हो सकता है सी डी बन जाए, हो सकता है सी बी बन जाए। ठीक है, क्लियर है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको नॉर्मली उसको ऐसे नहीं कह देना कि भाई नहीं ये तो सही नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो लेट्स गो, सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है? अगर मैं ए सी वाली लाइन का पॉइंट डालूं सी वाली लाइन में, तो मेरे वाले आएगा टी। ठीक है, एक्स तो सीधा टी निकल रहा था ना, भूल गया मैं पॉइंट। हाँ, एक्स टी निकल रहा था, तो डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -4t+4 - 4 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे 5t डिवाइडेड बाय 4। लेट्स चेक कि यहाँ पे t की एक यूनिक वैल्यू निकल के आती है कि नहीं आती। बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 4 तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास ये बचा, है ना। ठीक है, चलो, तो अगर मैं इस दोनों को देखता हूँ, क्या ये बराबर आ रहे हैं? तो मेरे पास t की वैल्यू 0 आ रही है यार, है ना। अगर मैं t की वैल्यू को 0 डाल दूं, तो ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये तो मेरे को सीधे देखते ही पता लग रहा है ना, तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यस, टी की एक यूनिक वैल्यू मिल गई मुझे, जिसपे ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये लाइन एसी को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं बोलना। हो सकता है वो हमारा ए बी वाली लाइन हो सकता है सी डी वाली लाइन हो सकता है सी बी वाली लाइन हो, या ए डी वाली लाइन हो। तो ऐसा परमानेंट नहीं है ना, बस ये नोट करके रखना है कि सी इंटरसेक्ट तो कर रही है। ठीक है, और पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने सी का एक चीज नोट कर ली और सॉल्व कर लिया। अब लेट्स से हम डी को चेक करते हैं। ठीक है, तो डी को हमने चेक करा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t/1 इक्वल टू -4t +4 - 4 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू z। z हमारा 5t है डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फिर से कट गया और हमें दिख रहा है कि सिर्फ t है ऊपर, तो t इक्वल टू 0 इसको भी सेटिस्फाई करा है, यूनिक निकल गया, इंटरसेक्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डी भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक चीज नोट करने वाली जो कि मैंने अभी नोटिस करी कि एक्स वाई और जेड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो ऊपर वाली चीजें ये पॉइंट रिजेंबल करती है ना लाइन का, कि कौन से पॉइंट को रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट लिखोगे 0,4,0 निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी सेम ही है 0,4,0। और ये पॉइंट मैच कर रहा है जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी एसी की। ठीक है, 0,4,0। इसका मतलब मेरे को वो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, वो सीधा ही मैं कह सकता था अरे पॉइंट ही मैच हो रहा है तो इंटरसेक्ट तो कर ही रही है उस पॉइंट पे। कोई दिक्कत नहीं, अब कर लिया कैलकुलेशन तो सी और डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब क्या, अब कैसे चेक करेंगे? देखो बी डी तो एक्सक्लूड हो चुका है, ये लाइन बी डी नहीं बन सकती। ठीक है, बहुत क्लैरिटी रखना, बी डी ये लाइन नहीं बन सकती। ठीक है, क्योंकि ये एसी को इंटरसेक्ट कर रही है और ये पैरेलल भी नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि क्या ये ए बी बन सकती है, सी बी बन सकती है, ए डी बन सकती है, डी सी बन सकती है कि नहीं। ठीक है, और ये इन सबका ना एक ही क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया हो सकता है, सोच के देखो। स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, ए बी सी क्या है? पी वन प्लेन है। ठीक है, ये पी वन प्लेन है। अगर इसको ए बी या सी बी बनना है, तो इसको उस प्लेन पे लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर इस सी वाले ऑप्शन को या डी वाले ऑप्शन में जो लाइन प्रेजेंट है उसको अगर ए बी बनना है या सी बी बनना है, तो उसको पी वन वाले प्लेन पे
लाई करना होगा, पूरा लाई करना होगा। ठीक है, उसका एक एक पॉइंट P1 सेटिस्फाई करना चाहिए। बहुत ही मजेदार बात निकल के आई। और सिमिलरली AD और CD वाली लाइन की अगर हम बात करें तो उसको P2 वाले प्लेन पे लाई करना पड़ेगा। उस पूरे प्लेन पे उस लाइन को लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? और ये हम कैसे देख सकते हैं, बताओ भाई, बताओ। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। या तो तुम क्या करो, इस तरह से टी के बराबर रख के इसके पॉइंट निकाल लो कि एक्स वाई जेड कौन से पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को P1 पे डाल दो। अगर जीरो के बराबर आइडेंटिकली जीरो आ गया, इसका मतलब वो पूरी लाइन P1 पे लाई करती है। अगर आइडेंटिकली जीरो नहीं है, टी की कोई वैल्यू निकल के आती है, तो इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा था प्लेन को, और वो पूरा जो लाइन है वो प्लेन पे लाई नहीं करता। है ना, सोच के देखो। अगर कोई लाइन प्लेन पे पूरी लाई करती है एग्जैक्ट एंड टू एंड, तो इसका मतलब उसका हर एक पॉइंट अपने आप सेटिस्फाई करेगा, टी की कोई यूनिक वैल्यू निकल के नहीं आनी चाहिए। अगर वो प्लेन को लेट से कट कर रहा था एक पॉइंट पे, तो उसकी टी की कोई यूनिक वैल्यू आएगी। है ना, तो आप वो कर सकते हो, यहाँ पे आप सी वाला जो लाइन है इसके पॉइंट निकाल लो कि इसको टी के बराबर रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -2t। वैसे ही आपके पास 5t+4, 4t। तो इसको, इस पॉइंट को आप P1 और P2 में डालो, कोई भी प्लेन, आइदर ऑफ देम। ठीक है, आइदर ऑफ देम, क्योंकि दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर कोई भी, हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिकली जीरो, टी हट जाता है, कैंसिल कुंसल हो जाता है उसमें पूरा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई वहां पे वो लाई करती है लाइन, और AC को तो इंटरसेक्ट कर ही रही है ना, वो तो हमने नोट कर ही लिया था, इसका मतलब वो हमारा आंसर एज हो सकती है। आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी। एक और तरीका क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर जो है, जैसे P1 है उसका नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर मैंने, और ये जो लाइन है इसकी जो डायरेक्शन है, ये दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखूं, क्या है, -2, 5 और 4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकल के आना चाहिए, बताओ भाई। ये वाला जो डायरेक्शन है, मेरे पास क्या निकल के आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू N1। है ना, अगर ये N1 के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो प्लेन पे लाई करती होगी। ठीक है, तो N1 वेक्टर क्रॉस सी वाले ऑप्शन का वेक्टर हमारे पास, या डॉट कर लो, डॉट जीरो आना चाहिए। अगर ऐसा है तो बढ़िया, करके देख लेते हैं। -20। ठीक है, सबसे पहले एन वेक्टर का एक्स, और ये एक्स आएगा, तो -20 +5 × 15 कितना हो गया, 5 × 20 75, +4 है 48। ये हमारे पास जीरो निकल के आना चाहिए, जो कि साफ साफ नहीं हो रहा। और अगर तुम मजे की बात देखोगे, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन और N2 जो हमारा नॉर्मल था ऑफ सेकंड प्लेन, बराबर ही है। तो वो तो जीरो आएगा ही नहीं, वो तो सेम डायरेक्शन हो गई। है ना, तो ये पता लग गया कि सी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब हमने कैसे रूल आउट कर दिया कि भाई ये लाइन BD नहीं बन सकती, ये लाइन AB, BC, CD, DA ये भी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये लाइन तो एज ही नहीं बन सकती, क्योंकि AC तो ये खुद ब खुद बन ही नहीं पाई। है ना, समझ रहे हो, कोई एज ही नहीं बचा जो पॉसिबल हो उसके लिए। तो सी रूल आउट हो गया, सी रूल आउट हो गया। सिमिलरली हम चेक करते हैं डी ऑप्शन। आई होप से क्लैरिटी आ रही होगी, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एंड मैं ट्राई करूँ मोस्ट ऑफ देम बताऊं। यहाँ पे डी ऑप्शन का हम वेक्टर देखते हैं, 1, -2, 3। इसको आप पॉइंट वाले मेथड से भी कर सकते हो, मेरे को वेक्टर वाला आसान लग रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना आसान है। तो N1 वेक्टर जो है हमारा, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं डी वाले ऑप्शन के वेक्टर से लूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 10 - 30 + 36। है ना, यही आ रहा है। तो ये तो जीरो नहीं बन रहा भाई। सिमिलरली N2 के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो डी वाले का वेक्टर ये मेरे पास आएगा -2, -10, +12। अरे ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ गया। मैंने बोला था आइदर ऑफ देम शुड बी ट्रू, तो N1 के साथ हो जाता या N2 के साथ हो जाता, कोई
मैटर वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात ये पता लग गई कि भाई दूसरे वाले प्लेन के साथ जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एडी या सीडी बन सकता है ना। तो इसके पास पॉसिबिलिटी है और ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो सही बात है भाई, ये बन सकता है भाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी डी इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन की खास बात जो इसको एक अलग क्वेश्चन बनाती है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। और यही चीज थोड़ी सी मजेदार लगती है सवाल में। ये क्वेश्चन लीस्ट करेक्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, पेपर वन का। एंड दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर ना आपको दो क्राइटेरियाज देखने थे, या तो वो लाइन बीडी बन सकती है या फिर वो ऐसी वाली लाइंस बन सकती हैं जो कि एक इंटरसेक्शन रखती हैं और आइदर ऑफ द प्लेन्स में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी क्लैरिटी से मैंने ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू प्लेन्स, इसका तरीका आपको बता दिया मैंने। दो तरीके एग्जिस्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करने के, दोनों मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एल्गोरिदम है प्रॉपर की, हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलो, पॉइंट निकालो, डायरेक्शन निकालो। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एंड मेरे हिसाब से जेई एडवांस अब बहुत पास है, कुछ ही दिन रह गए। एंड एट लास्ट बस एक चीज समझनी है कि पेपर एब्सोल्यूट टफेस्ट नहीं आता है। ठीक है, पेपर में, बल्कि अगर तुम पास्ट एग्जाम्पल्स देख रहे हो जेई एडवांस के, जेई एडवांस मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली इजियर साइड में जाता जा रहा है। ठीक है, हर साल जनरली पेपर इजियर साइड पे है, हार्ड क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम हो गई है। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से अगर तुम पेपर को ढंग से पहले एनालाइज करोगे, स्क्रोल करोगे, तो तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा जो बिल्कुल ही आपको प्रिडिक्टेबल था, पहले से ही पता था कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इजी है। तो आपको ऐसा ऐसा एक एक क्वेश्चन दिख जाएगा तीनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। एंड सिंपल बात आपको ये समझनी है कि नेवर लूज कॉन्फिडेंस इन दिस पेपर। जिस पॉइंट पे आपने कॉन्फिडेंस छोड़ दिया अपने हाथ से कि भाई आज का पेपर खराब हो गया, ऐसा सोचने पे ही आपकी परफॉर्मेंस बहुत गिर जाती है बिल्कुल ही। ठीक है, आपको बस ये सोचना है कि अभी जो क्वेश्चन चल रहा है उस पे पूरा फोकस होना चाहिए मेरा, बस, और कुछ नहीं। मत सोचो कि पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए कितने नहीं हुए। मेन चीज जो यहाँ पे तुम्हारा फोकस हटाती है वो यही है कि कितने क्वेश्चन नहीं हुए। बट ऐसा नहीं सोचना, तुम बस क्वेश्चन करने पे फोकस करो। जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है उसको करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा आगे चलो, उसको करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा आगे चलो, उसको करने की कोशिश करो। मेन बात ये है कि जिस क्वेश्चन को तुम करो उसको पूरा फोकस से करना। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन तुम अभी कर रहे थे तुम्हारी स्क्रीन पे था उसको छोड़ के तुम ये सोच रहे हो कि कितने क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, दिस इज द फॉल ट्रैप। ठीक है, मेन चीज यही समझनी है कि फोकस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पेपर में। सिंपल बात ये करनी है कि अभी जो क्वेश्चन चल रहा है उस पर पूरा फोकस होना चाहिए कि हाँ मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्या क्या फॉर्मूले लग सकते हैं, और मोटे मोटे तरीके पे ये क्वेश्चन कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, आई होप सो तुम्हें समझ आ गया होगा। जेई एडवांस प्रॉपर कॉन्फिडेंस का गेम है। एंड तुम्हारी पूरी तैयारी सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि तुम कितना कॉन्फिडेंटली अप्रोच करते हो पेपर को। पूरा कॉन्फिडेंट अपनी तैयारी पे रहो। जो चीज़ तुमने पढ़ी है उसको अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करना और खुद पे डाउट मत करना। सिंपल बात, जो तुम कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से सही है, बस कर दो। ठीक है, ज़्यादा डाउट नहीं करना खुद पे। डाउट ही यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर गेम है। ठीक है, आई होप सो तुम लोग समझ गए होगे, अच्छा पेपर दोगे। मुझे पक्का पता नहीं है कि मैं कोई और वीडियो डालूंगा अभी जेई एडवांस से पहले कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए चैनल पे देखो देखो। इस बार मैंने काफ़ी कम क्वेश्चंस डाले जेई एडवांस से पहले क्योंकि नीडेड नहीं थे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पहले डाले हैं उनको ही अगर कोई फॉलो कर लेता उसको जेई एडवांस भी काफ़ी हद तक डुएबल लगने लगता है। ठीक है, आई होप सो तुम्हें समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और मुझे बताना कैसा गया, कैसा मैथ सेक्शन आया था। बाकी जब पेपर आएगा तो फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही। ठीक है,
थोड़ा सा देखूंगा कैसा ट्रेंड चल रहा है जेई एडवांस में।